गुड मॉर्निंग। हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल देखा कि भारत में जो है 47,000 प्रकार के वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की कुल वनस्पति का 6% है। इसके अलावा हम लोगों ने कल देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से राज्य भारत में प्रथम स्थान रखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से कौन कौन से राज्य प्रथम स्थान रखते हैं, तथा हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन से राज्य जो है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति में वृद्धि हुई है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। वनस्पतियों को उगने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो सॉइल होता है। कहीं का सॉइल जो है उसके वनस्पति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगर सॉइल बहुत उपजाऊ होता है तो वनस्पतियाँ का ग्रोथ काफ़ी होता है, और अगर सॉइल जो है कम फर्टाइल होता है तो वहाँ वेजिटेशन ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। जैसे राजस्थान में बलुई सॉइल है तो वहाँ डिफरेंट वेजिटेशन होता है। मतलब इस तरह से भारत में, पूरे भारत में जो है अलग अलग विविधताएं देखी जाती है वनस्पति को, जो कि मुख्य रूप से मिट्टी पे निर्भर करती है। इसके अलावा वनस्पति को जो तत्व प्रभावित करती है वो है वर्षा। वर्षा का भी काफ़ी महत्व होता है वनस्पति को प्रभावित करने में। जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ जो है वनस्पति काफ़ी सघन होंगे, डेंस फॉरेस्ट होगा, और जहाँ वर्षा काफ़ी कम होगी वहाँ पे जो वनस्पतियाँ होगी बिल्कुल बेरल होगी, बहुत कम होगी, झाड़ियों के रूप में होगी। लेकिन जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं काफ़ी सघन होगी, इसके पत्तियाँ भी काफ़ी चौड़े होंगे, इसके जो ऊड होंगे वो काफ़ी कठोर होंगे। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो वनस्पति को प्रभावित करता है। तापमान भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। अगर वर्षा के साथ साथ तापमान भी रहता है तो वनस्पतियाँ काफ़ी सघन होती है, और वर्षा कम और तापमान अधिक हो जाएगा तो वहाँ वनस्पतियाँ जो है काफ़ी विरल होती है, उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तत्व है जो वनस्पति को प्रभावित करती है। धरातलीय विशेषता भी वनस्पति को प्रभावित करने में मुख्य तत्व हैं। हम लोग देखते हैं जैसे जहाँ मैदानी भाग है वहाँ पे वनस्पतियाँ आसानी से निकल आती हैं, लेकिन वही पहाड़ पठार या बलुई क्षेत्र में जो है वनस्पतियों को निकलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, तब वहाँ पे वनस्पतियों का ग्रोथ होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वनस्पति को प्रभावित करती है। आज हम लोग वनों के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जो वनस्पतियाँ का ग्रोथ जो है मतलब देश में के अंदर ही होता है। कुछ वनस्पतियाँ जो हमेशा से भारत में ही पाई जाती है या किसी भी देश में पाई जाती है, तो वैसी वनस्पतियों को देशज वनस्पति कहते हैं। लेकिन कुछ वनस्पतियाँ ऐसी है जो बाहर से लाके यहाँ पे उसका ग्रोथ किया गया है, वनस्पतियों का ग्रोथ किया गया है, वैसी वनस्पति को बोरियल कहते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, जलकुंभी जो दिख रहा है ये बोरियल टाइप की वनस्पति है। ये सब वनस्पति को सजावट के लिए कभी भारत में लाया गया था। तो और भी बहुत सारी वनस्पतियां हम देखते हैं जो सजावट के लिए लगती है, जिसका पूर्ण रूप से अस्थायित्व भारत में नहीं था, उसको किसी दूसरे देश से लाया गया। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है उसे बोरियल कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आजकल पूछा जाता है, बंगाल का आतंक कौन से वनस्पति को बंगाल का आतंक कहते हैं। तो ये जो जलकुंभी आप लोग को दिख रहा है, ये इसका नाम जो है वाटर हाइथिन्स है, वाटर हाइथिन्स, जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। ये जो जलकुंभी है ये देशज वनस्पति नहीं है, यानी कि ये इसे बाहर से सजावट के रूप में लाया गया था, लेकिन इसका ग्रोथ जो है इंडिया में आके काफ़ी ज़्यादा हो गया।
और ये अब जो है आतंक के रूप में दिखता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो कहीं पे भी थोड़ा सा एक भी पौधा अगर लग जाएगा तो पूरे वो जल पे अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इस कारण इसको आतंक कहा गया है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, जल के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। आइए हम वनों के प्रकार देखेंगे। वनों के प्रकार जो है स्वामित्व के आधार पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा जो आधार है वो प्रशासनिक आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। और तीसरा मुख्य आधार है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, भौगोलिक आधार पे, ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस। तो एक एक कर हम लोग इस तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर वनस्पति। स्वामित्व के आधार पे जो है वनस्पतियों को 3 भाग में बांटा गया है, राजकीय वन, स्टेट फॉरेस्ट, संस्थानीय वन, कोऑपरेटिव बॉडीज फॉरेस्ट, और तीसरा है व्यक्तिगत वन, इंडिविजुअल फॉरेस्ट। तो राजकीय वन किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट होता है, मतलब ऐसे वन जिस पे पूर्ण नियंत्रण जो है सरकार का हो, मतलब वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में आती है, वैसे वनस्पति को राजकीय वन कहते हैं। जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन जो है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, ये सब जो है राजकीय वन के अंतर्गत आता है। अगर देश की बात करो तो देश में 94% जो भी वन है वो राजकीय वन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है सामुदायिक वन है। सामुदायिक वन क्या होता है कि वैसे वन जिसको स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद द्वारा लगाया जाता है और उसकी देखभाल भी वही करते हैं, तो वैसे वन को सामुदायिक वन कहते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट कहते हैं। ये जो वन है कुल वन क्षेत्र के 5% भाग पे इस तरह के बनाते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे रोड के किनारे जो है वन लगाए जा रहे हैं, तो वो नगर पालिका, और उसमें बोर्ड भी लिखा जाता है कि नगर पालिका के सहयोग से लगाया जा रहा है, तो वो सब जो वन है वो सामुदायिक वन है। तीसरा जो वन है वो निजी वन है, उसको इंडिविजुअल फॉरेस्ट या व्यक्तिगत वन कहते हैं। इस प्रकार का वन जो है बड़े बड़े फार्म हाउस वगैरह में जो वन लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग लगवाते हैं, अपने फार्म हाउस बनवाते हैं, उसमें एक साइड वनस्पतियाँ लगा देते हैं। तो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है मात्र देश में 1% ही है। इस प्रकार की वनस्पति को निजी वन या व्यक्तिगत वन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। प्रशासनिक आधार पे भी वन को जो वनस्पति को 3 भाग में बांटा गया है, सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। सुरक्षित वन कितने प्रतिशत है, रक्षित वन कितने प्रतिशत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षित वन। सुरक्षित वन नाम से ही स्पष्ट होता है, सुरक्षित, रिजर्व, मतलब इस वनस्पति में अगर इस वनस्पति को जलवायु दृष्टि से देखें तो काफी महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसमें क्या होता है, इस वन क्षेत्र में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है। ना हम यहाँ लकड़ियाँ काट सकते हैं, ना हम यहाँ पशु चरा सकते हैं। ये पूरी तरह से सरकारी संपत्ति होती है। इस प्रकार की वनस्पति में अधिकतर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, और भारत में इस प्रकार की वनस्पति कुल क्षेत्रफल के 54% भाग में है। भारत में कुल वनस्पति के क्षेत्रफल के 54% भाग में रक्षित वन पाए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये जो वनस्पति है इसमें क्या होता है कि
वन में लकड़ियाँ काटने नहीं, चुनने और पशु चराने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार की रक्षित वन में क्या होता है, लकड़ियाँ चुनने की, काटने की अनुमति नहीं है, चुनने की अनुमति है। और कोई भी पशु को लेके चराने जा सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट में किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी, वहाँ पे लकड़ियाँ भी नहीं चुन सकते हैं क्योंकि ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में है। इसमें लकड़ियाँ चुन सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, लेकिन हम काट नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे को काट नहीं सकते हैं। इस प्रकार की वनस्पति जो है कुल वन क्षेत्रफल के 29%, 29% क्षेत्र पर स्थित है। रक्षित वन 29% क्षेत्र पर स्थित है। रक्षित वन में भी सरकार की जो निगरानी होती है काफ़ी कड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी घुस के और लकड़ी काट लिया और ले गया, वैसा नहीं है। यहाँ पे भी सरकार की निगरानी होती है। चुन सकते हैं जलावन के लिए लकड़ी, पर काट नहीं सकते हैं। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वन की लकड़ियाँ भी काट सकते हैं, पशुओं को भी चरा सकते हैं। ये सब जो है अवर्गीकृत वन में आता है। इस प्रकार का जो वन है कुल वनस्पति के 17% भाग पे है। जैसे हम इन क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी आता है, पेड़ को काट देता है, लकड़ियाँ, पशुओं को चरा सकता है। तो ये सब जो वनस्पति है ये अवर्गीकृत भी आता है और निजी में भी इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक आधार पे वनस्पति का वर्गीकरण, ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भौगोलिक आधार पे वनों का वर्गीकरण। धन्यवाद।